हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी मेन सेंसर अप्रोच यानी कि मास सीरीज, जिसमें हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आज का ये सेशन है बिग फोर का थर्ड सेशन, जिसके अंतर्गत हम जीएस पेपर 3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट क्या है, इसके विभिन्न हानिकारक प्रभावों की विवेचना कीजिए, साथ ही साथ इसे प्रबंधित करने के सुझाव भी दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके विभिन्न हानिकारक प्रभावों के बारे में आपको चर्चा करनी है, साथ ही साथ इसके प्रबंधित करने के सुझाव भी आपको इसके अंतर्गत प्रस्तुत करने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसमें अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट होते हैं उसमें ऐसी सभी सामग्रियों को उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है जो या तो मौलिक रूप से स्वयं रेडियोधर्मी होती है या रेडियोधर्मिता द्वारा वे संदूषित होती हैं, जिन्हें आगे किसी भी उपयोग के लिए वे अनुपयुक्त होते हैं। साथ ही साथ एक रेडियोधर्मी पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, जैसे कि रेडियम प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, या जो मानव निर्मित रेडियो न्यूक्लाइड होते हैं जैसे कि सीजियम 137, तो ये मानव निर्मित भी ये हो सकता है, और जिसकी सांद्रता इतनी अधिक हो जाती है कि इसकी जो विकिरण संरक्षण इसके लिए अनिवार्य हो जाता है। तो इसमें रेडियोधर्मी अपशिष्ट के बारे में बताकर इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें रेडियोधर्मी अपशिष्ट के हानिकारक प्रभावों के बारे में, तो इसका जो पहला हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो परमाणु अपशिष्ट से जो उत्सर्जित विकिरण होती है ये जीवों के लिए बेहद हानिकारक होती है, क्योंकि ये बहुत उच्च दर पर उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को ये प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही बहुत कम समय में ये अत्यधिक उच्च स्तर के जो विकिरण होते हैं उसके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो कुछ घंटों में ही उसको मितली या उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और कभी कभी तो कुछ दिनों या हफ्तों में इसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके साथ ही ये डीएनए को भी क्षति पहुंचाता है, और विशेष रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं या जो भ्रूण में कैंसर जो इसके अंतर्गत उत्पन्न कर सकता है। इसके साथ ही ये जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट होता है, अगर इसका जो रिसाव होता है भूमि में होता है, तो ये अंततः जलाशयों और अन्य पेयजलों में ये मिल सकता है और उनको वह संदूषित कर सकता है, जिसका प्रभाव उस जलाशय पे पाए जाने वाली जो बायोडायवर्सिटी है उस पर पड़ सकता है। तो ये हमने बात की रेडियोधर्मी अपशिष्ट के हानिकारक प्रभावों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें रेडियो अपशिष्ट के प्रबंधन के बारे में, तो इसमें कई सारे चरण होते हैं। सबसे पहले चरण के अंतर्गत इसमें सॉर्टिंग की जाती है, यानी कि उसकी छटाई की जाती है। इसमें जो अपशिष्ट होते हैं उसके विभिन्न गुणों और विशेष रूप से जो मौजूदा उसके अंतर्गत रेडियो न्यूक्लाइड की जो अर्धायु होती है उसके अनुसार उसको इसके अंतर्गत पृथक किया जाता है। यानी कि इसमें जो विभिन्न इसके अंतर्गत रेडियो अपशिष्ट होते हैं तो उनको अलग अलग इसके अंतर्गत किया जाता है, और इसमें ऐसे अपशिष्ट को भी पृथक किया जाता है जिसके आयतन में कमी लाने हेतु उसका जो संकुचन या उसके अंतर्गत जो इंसरेशन होता है यानी कि जो भस्मीकरण इसके अंतर्गत किया जा सकता है। इसके बाद द्वितीय चरण में इसका उपचार या उसको अनुकूलन किया जाता है, और जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट होते हैं उसकी मात्रा और विषाक्तता को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट को विभिन्न उपचार पद्धतियों से इसके अंतर्गत गुजारा जाता है, जैसे कि इसमें इंसरेशन यानी कि भस्मीकरण, निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन, विगलन, संकुचन, सीमेंटीकरण और विट्रिफिकेशन इसके अंतर्गत किया जाता है। और ये सारी जो प्रक्रिया है बट रेडियोधर्मी जो अपशिष्ट होता है उसके उपचार के लिए उपयोग की जाती है। इसके बाद अन्य चरण में इनकी पैकेजिंग की जाती है, क्योंकि जो अत्यधिक रेडियोधर्मी जो अपशिष्ट होते हैं उनका सुरक्षित भंडारण और निपटान के लिए इसको इंजीनियरों द्वारा विशेष रूप से निर्मित जो कंटेनर होते हैं उसमें भरने की आवश्यकता होती है, और ये उनके हैंडलिंग एवं परिवहन को आसान इसके अंतर्गत बना देता है। तो इसके तृतीय चरण में इसकी पैकेजिंग की जा सकती है। फिर इसके बाद इसका जो भंडारण किया जाता है और इसको श्रेणियों के अनुसार भंडारित किया जाता है, क्योंकि इसमें जो अत्यधिक अल्पाधिक जो अपशिष्ट होते हैं जैसे कि अस्पताल वाले जो अपशिष्ट हैं, साथ ही साथ उसके माध्यम से जो निपटान से पूर्व पर्याप्त समय तक उसको संग्रहित रखा जाता है ताकि उसका इसके अंतर्गत क्षय हो सके। इसके बाद जो निम्न और मध्यवर्ती स्तरीय जो अल्पावधिक जो अपशिष्ट होते हैं उनको सतह
है या भूमिगत करने से पहले धातु या इसके अंतर्गत जो कंक्रीट के कंटेनर होते हैं उसके अंतर्गत जमाया जाता है, फिर भूमि के अंतर्गत इनको डिस्पोज किया जाता है। इसके साथ इसमें जो अंतिम चरण होता है जो कि निपटान की प्रक्रिया इसके अंतर्गत अपनाई जाती है, इसका तात्पर्य यह होता है कि जो अपशिष्ट है अपने अंतिम गंतव्य तक वह पहुंच गया है। इसके अलावा जो ऐसा रेडियोधर्मी जो अपशिष्ट होता है जिसका निस्तांतरण परमाणु सुरक्षा कारणों से धरातल या कम गहराई पर नहीं किया जा सकता, उसका निस्तांतरण गहरी भूगर्भीय संरचनाओं के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ जो अन्य अपशिष्ट होते हैं जैसे कि यूरेनियम मिल अवशेषों का जो निस्तांतरण होता है ये खनन स्थलों पर ही कर दिया जाता है और इसमें जो प्रयुक्त ईंधन को प्रयुक्त ईंधन पूलों में इसके अंतर्गत संग्रहित भी किया जाता है। तो ये हमने बात की रेडियोधर्मी अपशिष्ट के प्रबंधन के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट है इसको अत्यधिक सावधानी से प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है और जो उद्योग हैं, विनियामक और जो प्राधिकरण है और साथ ही साथ जो सार्वजनिक प्राधिकरणों एवं स्थानीय समुदाय सभी हितधारकों के लिए जो उपयुक्त अपशिष्ट निपटान समाधान की खोज इसके अंतर्गत करना अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से है जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि मृदा संशोधन क्या है, इससे संबंधित लाभों और इससे संबंधित चिंताओं का मूल्यांकन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि मृदा संशोधन होता क्या है और इससे संबंधित लाभ क्या है, साथ ही साथ इससे संबंधित जो कंसर्न्स हैं उसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो मृदा संशोधन है पौधों की जो वृद्धि हेतु जो मृदा की उपयुक्तता बढ़ाने के लिए इसमें कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों को मिलाकर जो अनउपजाऊ मृदा है उसके उपचार को यह संदर्भित करता है। इसके अलावा जो मृदा की जो उपयुक्तता को मृदा के संगठन, जल धारण और जल निकासी और साथ ही साथ उसकी जो एरेशन जो कैपेसिटी होती है यानी कि उसकी जो बातन क्षमता होती है उसमें सुधार करके इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो मृदा संशोधन होता है इसमें पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और वानस्पतिक जो आवरण होता है उसको ये बनाए रखता है, साथ ही साथ कटाव को भी ये कम कर देता है और जो इसमें अपवाह को कम करने में भी ये मददगार होता है। इसके साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकों को अपनाया जाता है जैसे कि बातन, खाद डालना या मृदा में कंपोस्ट और अन्य कार्बनिक पदार्थ या चूना मिलाना इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो इस तरीके से मृदा संशोधन क्या होता है उसके बारे में बताकर इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें मृदा संशोधन के लाभ के बारे में, तो इसका पहला लाभ ये होता है कि जो मृदा संगठन के में इसके अंतर्गत सुधार होता है, क्योंकि जो भारी चिकनी मृदा होती है उसमें जैविक खाद या जिप्सम मिलाने से इसके संगठन में सुधार हो सकता है। साथ ही इससे जो जल निकासी और जो संघनन की जो समस्याएं हैं उसको समाप्त इसके अंतर्गत किया जा सकता है। इसके साथ ही इसका जो अन्य लाभ होता है ये पोषक तत्वों की उपलब्धता को मृदा के अंतर्गत बढ़ा देता है, क्योंकि जो अम्लीय मृदा को चूना पत्थर मिलाकर ठीक किया जा सकता है और ये पोषक तत्वों की जो अवशोषण क्षमता है उसके अंतर्गत उसको बढ़ा देता है। साथ ही साथ ये विषाक्तता को भी रोकता है और इसकी जो उर्वर क्षमता को बढ़ाने के लिए जो इसके अंतर्गत जो जीवाणुओं की एक्टिविटी होती है उसको भी इसके अंतर्गत इंक्रीज ये कर देता है। यानी कि अगर आपको अम्लीय मृदा को ठीक करना है तो इसके अंतर्गत चूना पत्थर मिलाया जाता है, जिससे इसमें जो जीवाणुओं की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे मृदा की उर्वर क्षमता इसके अंतर्गत इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें अन्य लाभों के बारे में, तो ये धनायन विनिमय को इसके अंतर्गत बढ़ा देता है, क्योंकि जो मृदा में मिलाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ये मृदा के अंतर्गत कुल धनायनों का इसके अंतर्गत जो धारण करने की उसकी क्षमता होती है उसको इसके अंतर्गत इंक्रीज कर देते हैं, जिससे पौधे और जड़ों के बीच में जो धनायन का विनिमय होता है वह इसके अंतर्गत इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य लाभ के बारे में, तो इसमें जल धारण में सुधार होता है, क्योंकि इसमें जो लौह सल्फेट होता है और जो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ साथ जो मौलिक सल्फर को क्षारीय मृदा में मिलाने से मृदा संगठन इसके अंतर्गत ढीला हो जाता है और मृदा संगठन ढीला हो जाने के कारण इसमें जो जल धारण में इसके अंतर्गत सुधार होता है और इसी तरीके से जो सोडिक मृदा होती है उसमें जिप्सम के उपयोग से जो उसके अंतर्गत जो जल प्रवाह है उसमें उसके अंतर्गत सुधार किया जा सकता है, जिससे कि इसका जो मृदा अपरदन है इसके अंतर्गत डिक्रीज हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य लाभ के बारे में, तो ये जहरीले जो प्रदूषक होते हैं उसमें जो जैव उपलब्धता है उसको इसके अंतर्गत कम कर देते हैं और जो पारंपरिक जो उपचार तकनीक से इसमें लागत भी कम आती है और इसे स्थानीय रूप से उत्पादित और लगभग किसी भी प्रकार की मृदा में इसका उपयोग किया
जा सकता है। तो ये हमने बात की इसमें मृदा संशोधन के लाभ के बारे में। अगर हम बात करें मृदा संशोधन से संबंधित चिंताओं के बारे में, तो इसमें सबसे पहली चिंता ये होती है कि जो मृदा संशोधनों को अवैज्ञानिक अगर उपयोग किया जाता है तो मृदा के अंतर्गत जो पीएच होता है इसके अंतर्गत वह बदल सकता है, जिससे कि जो कीटों का जो अम्लीकरण इसके अंतर्गत बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो कार्बनिक पदार्थों का जो भार है और जो ह्यूमस भार है और जो उपयोगी जीव है इसके अंतर्गत डिक्रीज हो सकते हैं। और इसमें जो पौधों की वृद्धि है इसके अंतर्गत डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका उत्सर्जन इसके अंतर्गत बढ़ जाता है। इसके साथ ही अन्य चिंता इसके अंतर्गत ये होती है कि आवश्यकता से अधिक होने पर ये जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी ये हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य पर ये रोगजनक और वायरस के जो दुष्प्रभाव हैं वह भी इसके कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही जो पौधे के लिए जो अधिक मात्रा में पशु खाद डालने से फास्फोरस की मात्रा इसके अंतर्गत बढ़ जाती है, और फास्फोरस की अधिकता होने से इसमें भूजल में इसका निच्छालन हो जाता है, जिससे जो सुपोषण की जो इसमें स्थिति है यानी कि जो यूट्रोफिकेशन की जो स्थिति है इसके अंतर्गत उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति के अंतर्गत जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है वाटर बॉडी के अंतर्गत बढ़ जाती है, जिससे उसके अंतर्गत जो ऑक्सीजन की जो कमी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें भूमि पर उपयोग की जाने वाली जो धातुओं की उपलब्धता में अगर वृद्धि होती है, तो इससे प्रमुख सूक्ष्म जैविक जो प्रक्रियाओं को प्रभावित करके ये मृदा सूक्ष्म जीवों की जो संख्या है और उनकी जो गतिविधि है उसको इसके अंतर्गत कम कर देती है, जिससे कि जो मृदा का जो बायोटा होता है इसके प्रति विषाक्त प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। इसके साथ ही मृदा में जो भारी धातुएं होती हैं फसल की पैदावार को ये कम कर देती हैं और पशुधन की जो उत्पादकता को भी इसके अंतर्गत प्रभावित कर सकती हैं। तो ये हमने बात की मृदा संशोधन से संबंधित चिंताओं के बारे में। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो इसमें जो मृदा संशोधन का जो प्रयोग है मृदा गुणों के समुचित वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो विशिष्ट मृदा पर निर्भर जो संसाधनों को इसमें उपयुक्त अनुप्रयोग दरों से संबंधित इसमें जो चिंताएं हैं उसको हल किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इसमें जो मृदा संशोधन और जो खनिज उर्वरकों की जो विशेषताएं हैं उनके उपयोग से संबंधित इसमें तुलनात्मक डेटा को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से इसमें यह पता लगाया जा सकता है कि किस मृदा के लिए कितना इसके अंतर्गत संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि भारत में पशुपालन काफी हद तक पूरक गतिविधि के रूप में किया जाता है, जहां पशुधन जो कृषि गतिविधि में एकीकृत होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि भारत में पशुपालन की क्या स्थिति है और इसको पूरक गतिविधि के रूप में किस तरीके से किया जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन की क्या भूमिका रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो भारत की कृषि प्रणाली में मुख्य रूप से जो मिश्रित कृषि मॉडल है उस पर ये आधारित है, जिसमें फसलों को उगाने के साथ साथ पशुधन को भी इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जाता है। इसके साथ ही जो भारत में 20वीं पशुधन जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो भारत में पशुओं की कुल आबादी है वह लगभग 535 मिलियन के आसपास है, जो कि 2018 की इसकी जो जनगणना हुई थी जो 19वीं पशुधन जनगणना, तो उससे 4.6% इसके अंतर्गत वृद्धि हुई थी। इसके अलावा पशुपालन जो देश की अर्थव्यवस्था और जो सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की जो आय का पूरक एवं लाभकारी रोजगार सृजन, जिसके अंतर्गत जो विशेषकर भूमिकर मजदूर हैं और जो छोटे किसान हैं और जो महिलाओं के लिए एक रोजगार के साधन ये उपलब्ध करवाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका के बारे में, तो ये किसानों की अर्थव्यवस्था को इसके अंतर्गत बढ़ाता है, क्योंकि जो भारत में किसान है मिश्रित फसल अर्थव्यवस्था अपनाते हैं, जिसके अंतर्गत ये फसल एवं पशुधन का एक संयोजन, जहां एक उद्यम का उत्पादन दूसरे उद्यम के निवेश इसके अंतर्गत बन जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत जो पशुओं से जो खाद उत्पन्न होती है उसका उपयोग ये खेतों में कर लेते हैं, और जो खेतों के अंतर्गत जो चारा होता है ये पशुओं के लिए उपयोग में आ जाता है, जिससे उनकी जो संसाधन क्षमता है इसके अंतर्गत इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो आय में इंक्रीज होता है, क्योंकि जो इसमें जो छोटे ग्रामीण परिवार की आय में पशुधन का जो योगदान है लगभग 16% ये रहा है, जबकि सभी ग्रामीण परिवारों में जो औसत योगदान है ये लगभग 14% के आसपास देखा जाता है। इसके साथ ही
गाय और भैंस का दूध बेचने से, बकरी, भेड़, ऊंट आदि पशुओं और मवेशियों की बिक्री से, उनकी खरीद से इनकी आय सृजित होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य भूमिका के बारे में, तो ये रोजगार के साधन बढ़ाता है, क्योंकि जो पशुधन ग्रामीण समुदाय के लगभग 2/3 लोगों को यह आजीविका प्रदान करता है और ये भारत में 9% आबादी को रोजगार भी प्रदान करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ये जो भोजन से संबंधित, क्योंकि जो पशुधन उत्पाद होते हैं जैसे कि दूध, मांस और अंडा, ये पशु स्वामियों के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो ग्रामीण आजीविका से संबंधित जो लोग होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा भी इसके अंतर्गत मिलती है, क्योंकि जो पशु होते हैं अपने मालिकों को सामाजिक स्तर पर बढ़ाकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ वे परिवार जो भूमिहीन होते हैं उनके पास जो पशुधन होने की जो स्थिति होती है उसको उनमें समाज में एक बेहतर स्थिति में माना जाता है। इसके साथ ही जो पशुधन होता है इसका उपयोग भार वाहक के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो बैल होते हैं भारतीय कृषि की रीढ़ के रूप में उपयोग किए जाते हैं और विशेष रूप से जो छोटे एवं सीमांत किसान होते हैं इनका उपयोग भार वाहक के रूप में करते हैं। इसके साथ ही इनका जो ईंधन और उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का जो उपयोग होता है कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि इसका ईंधन के रूप में उपयोग जैसे कि गोबर के उपले बनाकर, उर्वरक के रूप में जैसे कि खेतों में खाद डालकर, और पलस्तर जो सामग्री होती है उसके रूप में उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही ये गरीबी उन्मूलन में भी सहायक होता है, क्योंकि जो पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, गुजरात और राजस्थान जैसे जो राज्य हैं ग्रामीण भी वहां पर अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर पशु संसाधन ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो पोषण सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जो पशुधन है कई प्रकार के जो उत्पाद हैं जैसे कि दूध, डेयरी उत्पाद, अंडे, मांस आदि जिसमें अनाज की तुलना में अधिक पोषण होता है, तो उनको एक तरीके से ग्रामीण लोगों को पोषण सुरक्षा में ये सहायक होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके सामाजिक पहलू के बारे में, तो ये लिंग समानता को ये बढ़ा देता है, क्योंकि जो पशुपालन है लैंगिक समानता को बढ़ाता है और जो पशुधन उत्पादन में 3/4 से अधिक जो श्रमिक मांग होती है ये महिलाओं द्वारा पूरी की जाती है। इसके अलावा जो पशुधन क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार को पशुओं की देखभाल के लिए कर्मचारियों का काम पर उनको रखा जाता है। इसके साथ ही जो समावेशी विकास में ये सहायक है, क्योंकि भूमि की तुलना में जो पशुधन है अधिक न्याय संगत है और छोटे किसानों के पास देश के आधे से अधिक मवेशी हैं, जबकि उनके पास केवल 24% ही भूमि है। तो ये हमने बात की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका के बारे में। इसके साथ ही अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन संबंधित चुनौतियों के बारे में, तो भारत में जो पशु हैं उनकी उत्पादकता भारत के अंतर्गत कम है। इसके साथ ही विभिन्न तरीके के रोग जैसे कि पैर एवं मुंह की बीमारी और अभी आपने लंपी स्किन डिसीज के बारे में भी सुना होगा, तो इस तरीके के जो पशु रोग हैं उनकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ किसानों के पास वित्त की कमी होना और जो मवेशी व्यापार यानी कि गो हत्या के संबंध में जो सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष चलते हैं, तो वह भी इसके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो जो पशुपालन में जलवायु परिवर्तन और रोजगार से संबंधित जो लाभ इसके जुड़े हुए हैं जो कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने में काफी मददगार हो सकते हैं। साथ ही साथ जो सरकार की पहलें हैं जैसे कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन बीमा योजना आदि को उचित तरीके से इसका क्रियान्वयन कर पशुधन क्षेत्र को इसके अंतर्गत बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से। इसी तरीके के सेशंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इसके साथ ही आप आंसर राइटिंग करते रहिए और आप जो आंसर राइटिंग करते हैं उसको कमेंट सेक्शन में पेस्ट कीजिएगा, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन भी प्रोवाइड कराएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।